जय हिंद साथियों, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आपके अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, जिसमें हम जितने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए थे उनका हम सोल्यूशन कर रहे थे। तो अभी तक हमने कुल टोटल 3 भाग इसका कंप्लीट कर लिया था। आज है चौथा भाग, तो चलिए देखते हैं चौथा भाग। चौथे भाग में कितने कुछ न्यूमेरिकल हैं, तो अपना समय बिना नुकसान किए प्रारंभ करते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ द सिंगल कोर केबल आर 50 kV पर सेंटीमीटर RMS में और 10 kV पर सेंटीमीटर RMS में रिस्पेक्टिवली। और आगे कह रहा है इफ द कंडक्टर डायमीटर इज 2.5 सेंटीमीटर, द इंसुलेशन थिकनेस कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर होता है और तो इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है इसको यहाँ तक, और ये बाहरी वाले को ये इसको कहते हैं स्मॉल डी और इसको कहते हैं कैपिटल डी। ठीक है, तो अब यहाँ प्रश्न में जो दिया हुआ है, कह रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस, तो जी मैक्स का फॉर्मूला होता है जी मैक्स इक्वल टू होता है 2v अपॉन डी लॉग कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक, और मैक्स जी मिनिमम का फॉर्मूला होता है जी मिनिमम इक्वल टू, तो जी मिनिमम का फॉर्मूला होता है 2v अपॉन कैपिटल डी लॉग बेस ई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। देखिए तो यहाँ पे जी मैक्सिमम का जो सवाल में दे रहा है 50 kV पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ जी मिनिमम का जो वैल्यू दिया हुआ है 10 kV पर सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए जी मैक्सिमम और जी मिनिमम के बीच रेशियो देख लेते हैं, तो जी मैक्सिमम अपॉन जी मिनिमम हो जाता है आपका जी मिनिमम, ऊपर का फॉर्मूला ये रख लेते हैं, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। आपको जी मैक्स अपॉन जी मिन के बीच का रेशियो मिल जाता है, जी मिन का बीच का रेशियो मिल जाता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब प्रश्न में जो दिया हुआ है ये स्मॉल डी का मान दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल डी का मान दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से हमको कैपिटल डी का मान मिल जाएगा, क्योंकि जी मैक्स और जी मिन का भी मान दिया हुआ है, तो कैपिटल डी इक्वल टू हो जाएगा जी मैक्स अपॉन जी मिन इंटू स्मॉल डी। ठीक है, तो यहीं पे आगे हम देख लेते हैं, जी मैक्सिमम का मान हुआ 50 बटे जी मिनिमम का मान दिया हुआ है यहाँ पे 10 और गुणे स्मॉल डी का मान दिया हुआ है 2.5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10 बचे 50, 5 गुणे 2.5, तो इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 12.5। तो आपको कैपिटल डी मिल गया। अब हमसे पूछ रहा था प्रश्न में कि इंसुलेशन की मोटाई कितनी होगी, तो इंसुलेशन की मोटाई थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, तो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन के लिए आपको कैपिटल डी से स्मॉल डी को घटाकर बटे 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2। देखिए तो कैपिटल डी की वैल्यू हो गई 12.5 और माइनस 2.5 बटे 2, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका 10 बटे 2, तो ये आपका आ गया 5। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, यानी थिकनेस यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको ऐसे कि ये और ये इनके बीच का जो थिकनेस आया ये थिकनेस, तो इसका ये थिकनेस आ गया क्या 5 सेंटीमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में यहाँ पे है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 6 पोल इंडक्शन मोटर के स्टेटर की आपूर्ति 50 हर्ट्ज है और रोटर की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, तो स्लिप का प्रतिशत क्या होगा। परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज स्लिप। ठीक है, तो देखिए पोल आपका दिया हुआ कितना, पोल दिया हुआ 6, फ्रीक्वेंसी दी हुई 50 हर्ट्ज। ठीक है, और एफ आर दिया हुआ रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर की आवृत्ति एफ आर, रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल टू दिया है 2 हर्ट्ज। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूला पता है कि एफ आर इक्वल टू होता है एस इंटू एफ, यानी रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, और आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत स्लिप। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले प्रतिशत स्लिप निकालना हो, तो यहाँ से स्लिप निकालेंगे एस इक्वल टू एफ आर अपॉन एफ, तो एफ आर की वैल्यू दी हुई है 2
और एफ की वैल्यू दी है 50, ठीक है। तो ये 2/50 हो गया आपका 1/25, और ये हो जाता है आपका 0.04%। इसी को अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे, परसेंटेज स्लिप करेंगे, परसेंटेज स्लिप, तो ये हो जाएगा आपका 4%, ठीक है। तो देखिए आपका 4% ऑप्शन सी में दिया हुआ, तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि ड्यूरिंग रनिंग के दौरान 2 किलोवाट 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज अ लैगिंग पावर फैक्टर 0.7 लैगिंग पावर फैक्टर पर काम कर रहा है एंड इफिशियंसी ऑफ 60%, अपने इफिशियंसी का 60%, ठीक। तो द करेंट ड्रॉ बाय द मोटर इज, तो कितना करंट ड्रॉ होगा, आई पूछ रहा है करंट, कितना करंट ड्रॉ होगा मोटर। तो सवाल में जो जो दिया हुआ पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले तो देखिए आपको दिया हुआ है 2 किलोवाट, तो ये 2 किलोवाट क्या है, ये आपका आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर कितना दिया हुआ है 2 किलोवाट यानी 2000 वाट, ठीक। फिर दे रहा है आपका पावर फैक्टर, दक्षता, इफिशियंसी, इफिशियंसी को देख लेते हैं। इफिशियंसी दिया हुआ है कितना 60%, तो 60% का मतलब हुआ कितना 60/100, ठीक है। फिर आपके सवाल में दिया हुआ वोल्टेज, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, तो वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट, ठीक। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ज, और क्या दिया हुआ देख लेते हैं, लैगिंग कॉस फाई का मान दिया हुआ, कॉस फाई, पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.7 लैग, ठीक। ये तो सवाल में इतना कुछ दिया हुआ है। अब देखते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है। तो मोटर द्वारा लिया गया करंट यानी आई, यहाँ मैंने बताया आई पूछ रहा है। तो अब देखिए इफिशियंसी इक्वल टू होता है आउटपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट इंटू 100, ठीक। तो यहाँ से परसेंटेज में तो है नहीं, तो इसको 100 हटा लेते हैं केवल। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट पावर क्या है सवाल में, आउटपुट पावर देखिए 2 किलोवाट, तो 2 किलोवाट हो गया। और इनपुट पावर, इनपुट पावर होता है वी आई कॉस फाई, वी आई कॉस फाई, ठीक। तो यहाँ पे 2 किलोवाट, 2 किलोवाट यानी 2000 वाट हो गया। अब भी का मान दिया हुआ है 250, ठीक है। आई का मान पूछ ही रहा था, कॉस फाई का मान दिया हुआ है 0.7, ठीक। और इफिशियंसी का मान दिया हुआ है 60%, तो 60% बटे 100/100 हो गया। यहाँ से आई निकाल लेते हैं। तो देखिए अब आई इक्वल टू हो जाएगा, ये आई इधर, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका सीधे, देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा 2000 इंटू 100 अपॉन 60 इंटू 250 गुणे 0.7, दशमलव हटाएंगे, एक ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक। तो अब 1 2 1 2 2 जीरो काट दिए, ऊपर हो गया आपका 2000 गुणे 10 अपॉन नीचे हो गया 6 गुणे 25 गुणे 7, ठीक। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2000/4.2 गुणे 23, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20.7 एम्पियर। देखिए 20.7 एम्पियर का 20.4 है लगभग में यहाँ, तो 20.4 ही यहाँ पर ऑप्शन टिक कर लेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक 6 पोल 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर 600 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर चलता है। यदि प्रति फेज 0.04 ओम का रोटर प्रतिरोध है और प्रति फेज 0.5 ओम का स्टैंड स्टील प्रतिघात है, तो मोटर की गति क्या है जिस पर टार्क अधिकतम होगा। तो देखिए मैक्सिमम टार्क के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। मैक्सिमम टॉर्क की एक शर्त होती है, टॉर्क की एक शर्त होती है, मैक्सिमम टॉर्क की शर्त होती है कि R2 इक्वल टू एस इंटू एक्स2, जहाँ पे x2 क्या है, प्रतिघात है, प्रतिघात, और ये R1 R2 क्या है, रोटर प्रतिरोध है, R2 रोटर प्रतिरोध है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए कि R2 इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क के लिए R2 इक्वल टू SX2 फॉर्मूला, ठीक। तो यहाँ देखिए रोटर प्रतिरोध दिया हो 0.04, R2 का मान रोटर प्रतिरोध 0.04, ठीक। और S तो F रह जाएगा, और X2 का दिया प्रतिघात दिया हो X2 0.5, तो X2 हो गया 0.5, यहाँ से S निकल जाएगा, तो यहाँ स्लिप यानी S स्लिप हो गया, तो स्लिप इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0.04/0.5, ठीक। यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे तो ये अब दशमलव से दशमलव कट गया, तो यहाँ बचा 4/50, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बच जाता है आपका 0.08, ठीक है, ठीक। तो ये आपका हो जाता है 0.08। अब देखिए अब हमको स्लिप मिल गया, स्लिप हो गया कितना 0.08। अब यहाँ से हम देखिए तो एन एस इक्वल टू होता है, एन एस इक्वल टू होता है 120F/P। यहाँ से आपको एन एस निकल जाएगा 120F यानी 50 हर्ट्ज, ठीक। और पोल कितना दिया होता है 6 पोल, तो यहाँ से आपका ये निकल जाता है टोटल 1000,
तो NS मिल गया 1000। अब देखिए तो पूछ रहा है मोटर की गति क्या होगी, तो NR इक्वल टू होता है रोटर स्पीड NR इक्वल टू होता है 1 माइनस एस इंटू NS। तो NS का जो वैल्यू है 1 माइनस एस 1.08 इंटू NS कितना है, तो NS की वैल्यू हमने अभी निकाला 1000, ठीक। अब बटे NR सॉरी 1 माइनस 0.08 इंटू 1000, तो NR कितना है आपका, तो NR तो हमें निकालना है, तो NR इक्वल टू हो गया एक में से 0.08 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.92 इंटू 1000। तो 0.92 से 1000 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 920 RPM। तो NR इक्वल टू हो गया 920 RPM। तो देखिए आपके प्रश्न में 920 RPM कहाँ है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन्स एट 1440 RPM, द नंबर ऑफ पोल ऑफ द मशीन इज, नंबर ऑफ पोल कितना होगा मशीन का, तो कह रहा है एक 3 फेज 50 हर्ट्ज, तो फ्रिक्वेंसी दिया हुआ कितना 50 हर्ट्ज, ठीक है। और इंडक्शन मोटर का RPM दे रहा है NS आपको दे रहा है 1440 RPM, ठीक है। और पोल पूछ रहा है, P का मान पूछ रहा है, तो देखिए NS इक्वल टू होता है 120 F/P, ठीक है, 120 F/P। तो F का मान दिया 50 और आपसे पोल पूछ ही रहा है और NS दिया 1440, तो यहाँ से आप पोल निकाल लेंगे, तो P इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 50/1440, ठीक। और जब आप इसको गुणा भाग करेंगे तो ये आएगा लगभग आपका 4.18। तो 4.18 का मतलब यह हुआ कि 4 पोल से तो कम नहीं होगा, तो 4 पोल से ऊपर ही होना चाहिए। तो देखिए 4 पोल से कम नहीं होगा, तो 4 पोल तो है यहाँ, 4 पोल से कम नहीं है, तो 4 पोल हम यूज कर लेंगे यहाँ, तो 4 पोल का हो जाएगा ये लगभग। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1 हार्स पावर 240 वोल्ट सिंगल फेज मोटर के लिए अनुशंसित वायर की साइज पूछ रहा है। ये आपको चार्ट याद रखना होगा, मैं टेलीग्राम पर इसका चार्ट डाल दूंगा, उसे वहां से आप इस चार्ट को देख के याद कर लीजिएगा। तो AWG अमेरिकन वायर गेज, तो अमेरिकन वायर गेज के अनुसार 1 हार्स पावर और 240 वोल्ट की सिंगल फेज मोटर के लिए लगभग आपको 12 AWG का वायर यूज करना होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। 52 नंबर प्रश्न देखिए, 52 नंबर कह रहा है कि एक सिंगल फेज मोटर 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पीयर का करंट खींचता है, मोटर का पावर फैक्टर दिया हुआ 65%। तो मोटर द्वारा अवशोषित की जाने वाली सक्रिय शक्ति यानी एक्टिव पावर पूछ रहा है, एक्टिव पावर। तो आपको पता है कि एक्टिव पावर बराबर होता है VL/IL cos फाई, VL/IL cos फाई, इसी को हम P बराबर VI cos फाई भी कह लेते हैं, VI cos फाई, ठीक। तो अब देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, सिंगल फेज मोटर 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पीयर की करंट खींचता है, ठीक। तो यानी लाइन करंट IL दिया हुआ है, IL कितना दिया हुआ है 5 एम्पीयर, ठीक। और VL कितना दिया हुआ, लाइन वोल्टेज दिया हुआ 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। और पावर फैक्टर भी दे ही रहा है, तो पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है cos फाई का मान, दे रहा है आपका 65%। तो 65% का मतलब हुआ आपका 65/100, यानी आप इसको दशमलव में लिख लीजिए तो 0.65, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले से हमको यहाँ पे P निकल जाएगा, यानी पावर निकल जाएगा। तो P बराबर V का मान दिया आपका 120 वोल्ट, I का मान दिया 5 और पावर फैक्टर का मान दिया 0.65। इसको आप गुणा करें, तो इसको गुणा करेंगे तो आप आएगा ये 390 पावर है तो वाट, तो P हो जाएगा आपका 390 वाट। तो 390 वाट ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंक्रोनस मोटर 14 डिग्री इलेक्ट्रिकल लोड के समकक्ष मैकेनिकल डिग्री क्या होगी। तो देखिए आपको शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि एक फॉर्मूला होता है थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल, ठीक। तो इसको आप याद रखिए, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल, जहां पे P पोल की संख्या होती है। तो अब यहाँ पे हमको थीटा इलेक्ट्रिकल क्या दे रहा है 14 डिग्री थीटा इलेक्ट्रिकल, और पोल की संख्या क्या दिया हुआ है 4 पोल, तो यहाँ से थीटा मैकेनिकल आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए थीटा मैकेनिकल इक्वल टू हो जाएगा थीटा इलेक्ट्रिकल इंटू 2/पोल, ठीक है। तो अब यहाँ 14 पोल डिग्री दिया हुआ है, 2 हो गया ये, और बटे पोल दिया हुआ है 4, ठीक। तो ये आपको काट दीजिए तो 2 से 2 कट गया, ये 2 और ये 2 से 4 कट गया 7, तो ये आपका 7 डिग्री आ जाएगा थीटा मैकेनिकल। कितना आ गया 7 डिग्री। तो देखिए 7 डिग्री ऑप्शन में यहाँ पे है, ऑप्शन डी में है 7 डिग्री, 7 डिग्री। तो आपका ऑप्शन सही हो गया डी। देखिए 54 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि 2000 वाट का एक एयर कंडीशन 220 वोल्ट एसी आपूर्ति से जुड़ा है। ड्यूटी साइकिल 50% मानते हुए 10 यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत करने के लिए कितने समय तक चलना चाहिए। देखिए एक तो हो गया ड्यूटी साइकिल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले ड्यूटी साइकिल होता क्या है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ड्यूटी साइकिल इक्वल टू होता है टोटल ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो अब देखिए सवाल में जो जो दिया हो पहले हम उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है पी, पावर दे रहा है, पी दिया है 2000 वाट। ठीक, 2000 वाट का मतलब हुआ 2 किलोवाट, और कह रहा है कि 220 वोल्ट एसी आपूर्ति से जुड़ा है। ड्यूटी साइकिल 50% मानते हुए, तो ड्यूटी साइकिल कितना दे रहा है, DUTY, ड्यूटी साइकिल दे रहा है आपका 50%। 50% का मतलब कितना हुआ 50/100। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर कह रहा है कि 10 यूनिट ऊर्जा की खपत करने के लिए, तो विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी कह रहा है, 10 यूनिट। तो खपत ऊर्जा की खपत कितनी कह रहा है, ऊर्जा की खपत कह रहा है टोटल 10 यूनिट। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की खपत किलोवाट आवर में, तो किलोवाट में क्या दिया हुआ है, 2 किलोवाट पावर दिया हुआ आपका 2 किलोवाट, और आवर किस में होता है, सेकंड टाइम में, तो टी हो गया आपका, यहाँ समय ही टी हो गया, और टी किस में होता है, आवर में। ठीक है, तो देखिए आपका विद्युत ऊर्जा की खपत का मान दिया हुआ है 10 यूनिट, तो यहाँ हो गया 10 और ये हो गया 2 किलोवाट और इंटू टाइम, तो यहाँ से टाइम निकालना चाहे तो टी इक्वल टू हो जाएगा आपका 10/2, यानी कुल 5 आवर 5 घंटे। ठीक, समय मिल गया, तो यहाँ से हमको टी ऑन का समय मिल गया कि यानी कितना समय लगा, कितना विद्युत ऊर्जा खपत करने में कितना टाइम लगा, तो 5 घंटे लगा। ये हो गया आपका टी ऑन टाइम, टी ऑन टाइम हो गया आपका 5 आवर। ठीक है, अब आपसे ड्यूटी साइकिल दिया हुआ था, तो आइए फॉर्मूला मान रख लेते हैं। देखिए तो फॉर्मूला में कह रहा है कि टी ड्यूटी साइकिल, तो ड्यूटी साइकिल 50%, तो 50% का मतलब हो गया 50/100 बराबर टी ऑन टाइम दिया हुआ है 5, और टी टोटल निकालना है, टी टोटल निकालना है, तो यहाँ टी टोटल इक्वल टू हो जाएगा, टी टोटल इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 गुणे 5/50। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 10 आवर 10 घंटे, तो टी टोटल आपका कितना हो गया 10 घंटे। ऑप्शन डी में आपका सही दिया हुआ है, आपका डी ऑप्शन सही उत्तर हो गया। देखिए 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई सतह पर किरणों की ओर 10 कैंडल के पावर लैंप से 5 मीटर दूर रखी जाती है। सतह पर प्रदीपन की औसत तीव्रता क्या होगी। देखिए डिग्री, थीटा का मान दिया हुआ कितना 30 डिग्री। ठीक है, फिर हाइट कितना था h 5 मीटर। तो हम पिछले वीडियो में भी आपको कई बार बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई प्रकाश लैंप सतह से h ऊंचाई पर है, ठीक, h ऊंचाई पर है, और यहाँ से प्रकाश नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक, तो यहाँ से प्रकाश नीचे की ओर गिर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो कॉस का मान होगा, वो कॉस की पावर 3 हो जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए कि कॉस का जब भी प्रकाश किसी भी लाइट सोर्स से नीचे की ओर गिर रहा होगा, तो अगर यहाँ पे हम कॉस की वैल्यू लेंगे तो कॉस किस में लेंगे, कि कॉस की पावर 3 में लेते हैं। ठीक, तो या तो कॉस की पावर 3 थीटा के रूप में, या कॉस की पावर 3 के रूप में। ठीक है, तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में भी। ठीक, कि जब कोण सतह की ओर झुका होगा तो कॉस की वैल्यू किस में होगी, कॉस की पावर 3 थीटा में, या कॉस की पावर 3 थीटा में, या कॉस की पावर 3 में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कैंडिला पावर सीपी दिया हुआ है, सीपी का मान दिया हुआ कितना 100 कैंडिला। ठीक, तब प्रदीपन का फॉर्मूला हो जाता है, प्रदीपन का फॉर्मूला ई इक्वल टू हो जाता है CP/H² इंटू कॉस की पावर 3 थीटा। मैंने अभी जो बताया कॉस की पावर 3 थीटा हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ प्रकाश ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे ई इक्वल टू हो जाएगा, सीपी का मान दिया हुआ है 100 और एच का मान दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर गुणे कॉस थीटा, तो कॉस की पावर 3 और थीटा की वैल्यू दिया है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, देखिए कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ई इक्वल टू हो जाएगा आपका 100/25 और गुणे कॉस 30 डिग्री को, यानी को हम आप लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री को सीधे √3/2 का क्यूब। अब इसको हम और विस्तारित कर लेते हैं, तो 100/25 गुणे हो जाएगा √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 25 चौका 100, तो ये हो गया आपका 4 गुणे
रूट थ्री का गुणा हो जाएगा तो 3 बचेगा अपॉन इंटू √3 अपॉन 2 गुणे 2 4 गुणे 2, एक 4 से ये 4 कट गया। अब आपका बच गया 3 गुणे √3 अपॉन 2, 2 से 3 कटेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 1.5 और गुणे √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब जब इन दोनों का आपस में आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.598 और प्रदीपन का मतलब होता है लक्स, तो ये हो गया लक्स। तो आपका यहाँ पे सही आ गया मान 2.598। 2.598 यहाँ देखिए, यहाँ पे 2.8 दिया हुआ है तो हम इसी को सही मान लेंगे, तो ये सबसे करीब वैल्यू है। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। 56 नंबर प्रश्न दे रहा है कि एक ही सोर्स द्वारा प्रकाशित क्षैतिज सतह पर विभिन्न बिंदुओं पर रोशनी किरण का कारक भिन्न क्या होता है। कारक भिन्न यानी अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि कोई भी प्रकाश लैंप जब किसी सतह से h ऊंचाई पर हो और वो नीचे की तरफ प्रकाश दे रहा हो, नीचे की तरफ, यहाँ क्षेत्र में देखिए नीचे की तरफ इसका प्रकाश आ रहा हो, तो जब ये यहाँ पे कॉस की वैल्यू लेते हैं, जो कॉस की वैल्यू लेते हैं वो कॉस की पावर 3 के रूप में लेते हैं। यानी कॉस आप कॉस की पावर कॉस का क्यूब थीटा या कॉस का क्यूब इसी रूप में आप लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ वही चीज पूछ रहा है कि एक ही सोर्स द्वारा प्रकाशित क्षैतिज सतह पर, ये क्षैतिज सतह, ये क्षैतिज सतह है, क्षैतिज सतह पर ये प्रकाशित सोर्स है, ये सोर्स है लैंप, तो लैंप से जब क्षैतिज सतह पर विभिन्न बिंदुओं पर रोशनी किस कारक भिन्न होती है। तो ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक ही सोर्स द्वारा प्रकाशित क्षैतिज सतह पर विभिन्न बिंदुओं पर प्रदीपन इल्यूमिनेशन जो होगा वो कॉस की पावर क्यूब थीटा या कॉस थीटा एंगल के रूप में के अनुसार परिवर्तित होता है, के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पे कॉस की पावर 3 एंगल, कॉस की पावर 3 एंगल ऑप्शन ए में ही है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक बिजली संयंत्र की शुरुआत यानी एक और पावर प्लांट है, उसकी इनिशियल कॉस्ट यानी शुरुआती कॉस्ट कितनी है, इनिशियल प्रारंभिक लागत जिसको कहते हैं, तो प्रारंभिक लागत दिया हुआ है 2 × 10⁸ रुपए। ठीक है, कह रहा है उभार मूल्य यानी सेल्वेज वैल्यू का मूल्य 15% है और उपयोगी जीवन काल 25% है। तो सेल्वेज वैल्यू क्या होती है, देखिए सेल्वेज वैल्यू जितनी भी दी रहे 10% 15%, तो वो टोटल लागत का उतना परसेंट होता है जितना, जैसे जब कोई प्लांट जब स्टेबल किया जाता है यानी बैठाया जाता है तो उस समय जितना लागत, मान लीजिए सब एग्जाम्पल कि यदि हमारा लागत मूल्य 1 करोड़ है, तो हमारा यदि अगर लागत मूल्य 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का जितना परसेंट हम सैल्वेज वैल्यू रखेंगे तो 1 करोड़ का उतना परसेंट, यानी मान लीजिए कि सैल्वेज वैल्यू हमने रखा 20%, तो 1 करोड़ का 20%, 1 करोड़ का 20% ये आपको ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, यही जो निकलेगा ये इसका षड्यंत्र जितने भी वर्ष बाद दिया हो, 20 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्ष, ये उसका षड्यंत्र का बाद में मूल्य हो जाएगा, मतलब उस संयंत्र का उस पावर प्लांट का मूल्य हो जाएगा, अंतिम मूल्य वही हो जाएगा। ठीक, जिसको हम पावर प्लांट का अंतिम मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो सवाल में आप देखते हैं प्रारंभिक लागत दिया हुआ है 2 × 10⁸ रुपए और सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ है, सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ है कितना, सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ है आपका 15%। ठीक, और कह रहा है कि 25 वर्ष बाद हम इसको बेच रहे हैं या फिर 25 वर्ष बाद हम इसके अंतिम मूल्य, उसका मूल्य क्या हो गया, उस प्लांट का मूल्य कितना बच गया, अगर हमको किसी को बेचना होगा तो उसको किस मूल्य पे बेचेंगे या किस मूल्य पे हटाएंगे, तो इस 25 वर्षों बाद। तो अब ये सब कुछ तो पहले से फिक्स है, तो आपको पता हो गया कि प्रारंभिक मूल्य इतना दिया हुआ है, सैल्वेज वैल्यू इतना, तो हम किसका अंतिम मूल्य क्या होता है, तो अंतिम मूल्य जो हो गया, अंतिम मूल्य यानी इतने वर्षों के बाद अंतिम मूल्य इसका हो जाएगा आपका क्या, सैल्वेज प्रारंभिक लागत का जितना वैल्यू दिया हुआ सैल्वेज वैल्यू, तो आपका 10⁸ का 15%, तो 15% यानी 15/100, यही आपका हो गया अंतिम मूल्य। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका 15 दूना 30 गुणे 10/8/100। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया, अब ये बच गया 3 गुणे 10/8/10, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10/8 और गुणे 10/-1, एक घट जाएगा तो ये 3 गुणे 10/7, यही आपका सैल्वेज मूल्य बच जाएगा, अंतिम मूल्य बच जाएगा। अब प्लांट इसी मूल्य पे बिकेगा, तो 3 गुणे 10/7। अब आप ध्यान दीजिए कि देखिए ये जब हम लोग इसको बनाए थे तो 2 गुणे 10/8 पैसा लगा था, और अब जब इसको 25 वर्षों के बाद इसको हटा रहे हैं या अंतिम मूल्य इसका ज्ञात करना चाह रहे हैं तो ये इतने पे बिका, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि एक 4 पोल वाले डीसी जनरेटर में लैप बॉन्ड आर्मेचर है जिसमें 50 स्लॉट हैं और 16 कंडक्टर हैं, 50 स्लॉट 16 कंडक्टर, तो 50 स्लॉट 16 कंडक्टर का मतलब होता है ये टोटल आपका जेड, टोटल कंडक्टर की संख्या पूर्ण हो गया। ठीक है, प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स
30 मिली वेबर है और 220 वोल्ट ईएमएफ पर उत्पन्न करता है, तो मशीन में निम्न में से कौन सा विकल्प होना चाहिए, मशीन को निम्न में से कौन से विकल्प पर चलना चाहिए। अच्छा, तो इसका आरपीएम पूछ रहा है, तो जरा आप ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पोल दे रहा है, पोल पोल का मान दिया हुआ है 4, ठीक, और लिख रहा है कि लैप बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग का मतलब हुआ LAP, लैप बाइंडिंग का मतलब हुआ A बराबर P, मतलब पोल की संख्या एक के बराबर होगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर क्या हुआ 50 स्लॉट और 16 कंडक्टर, तो 50 स्लॉट और टोटल 16 कंडक्टर, तो 16 पच्चे 80 यानी 800 कंडक्टर होगा टोटल, तो ये हो गया आपका जेड का मान, ठीक। अब दे रहा है क्या, इसको हम इतना इधर शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ जगह कम है, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ प्रश्न में फ्लक्स का मान दिया हुआ है फाई, फाई का मान दिया हुआ है 30 मिली वेबर, 30 मिली वेबर को हम वेबर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 गुणे 10 पर -3 वेबर हो जाता है। और जी ईजी दिया हुआ है यानी जनरेटेड ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ दिया 240 वोल्ट, 240 वोल्ट जनरेट कर रहा है, ठीक, जनरेटर है तो जनरेट ही करेगा, तो 240 वोल्ट जनरेट कर रहा है। तब पूछ रहा है कि इसकी स्पीड किस स्पीड पर ये 240 वोल्ट जनरेट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला हो जाता है Eg इक्वल टू NP5Z अपॉन 16A, याद रखिए इसमें से कोई भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो अब सारे के सारे मान हमको मिल गए हैं और हमको यहाँ से n का मान पूछ रहा है, n, तो यही n पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ से n इक्वल टू हो जाएगा, n इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो ईजी ईजी इंटू 16A अपॉन P5Z। अब यहाँ से हम सारे के सारे मान को रख लेते हैं, तो n इक्वल टू हो गया ईजी का मान 240 वोल्ट, ठीक, गुड़े 16, ए का मान P के बराबर था, तो ए का मान कितना दिया था 4, ठीक, तो P के मान भी 4 हो गया, तो बटे बटे हो गया आपका P5Z, पोल का मान भी 4, फाई का मान दिया हुआ 30 गुड़े 10 की पावर -3 और गुड़े जेड का मान हुआ 800 टोटल कंडक्टर की संख्या। तो n इक्वल टू हो गया आपका, ये 4 से 4 कट जाएगा और एक जीरो 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, तो आपका हो गया 24 गुड़े 6 बटे 30 गुड़े 10 की पावर -3, तो 6 पच्चे 30 ये भी कट जाएगा, तो आपका हो गया ये 24 बटे 5 गुड़े 10 पर -3। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 24 गुड़े 10 की पावर 3 अब बटे 5 हो गया, जाएगा आपका 600 RPM, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो गया कितना, 600 RPM पर जब ये चलेगा तब ये 240 वोल्ट की सप्लाई देगा, तो ऑप्शन आपका बी सही हो गया। 59 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि 6 पोल मोटर के स्टेटर की आपूर्ति 50 हर्ट्ज है और रोटर की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, तो स्लिप का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी परसेंटेज स्लिप पूछ रहा है, परसेंटेज स्लिप कितना होगा, ठीक है। देखिए पोल दिया हुआ कितना 6 पोल, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ कितना 50 हर्ट्ज, ठीक है, और FR रोटर फ्रीक्वेंसी कितना दे रहा है 2 हर्ट्ज, तो फॉर्मूला हो जाता है FR इक्वल टू S इंटू एफ, यहाँ से आपको S निकल जाएगा, तो S इक्वल टू हो गया FR रोटर फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दिया है 50, इसको आप काटेंगे तो 1/25 और 1/25 हो जाता है आपका 0.04, ये हो गया आपका स्लिप 0.04। इसी को अगर आप परसेंटेज स्लिप में देखेंगे तो परसेंटेज स्लिप हो जाएगा आपका 4%, ठीक है। देखिए 4% आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो सही उत्तर हो गया सी। नंबर प्रश्न कह रहा है कि रनिंग के दौरान एक 2 किलोवाट 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 0.7 लैगिंग पावर फैक्टर पर 60% की दक्षता पर, तो मोटर को लिया गया करंट कितना होगा। देखिए इस प्रकार का एक प्रश्न पीछे भी हम बना चुके हैं, तो देखिए इफिशियंसी कितना दिया हुआ है 60%, ठीक, 60% का मतलब हुआ 60/100, और आपको मालूम है कि इफिशियंसी इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट सवाल में दिया हुआ है 2 किलोवाट और इनपुट होता है VI cos फाई। देखिए वोल्टेज का मान दिया हुआ है 230 वोल्ट, ठीक, करंट पूछ ही रहा है आपसे कि कितना करंट लिया गया, और cos फाई का मान दिया हुआ है 0.7 लैग, तो यहाँ से आप आसानी से आई का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए इफिशियंसी 60/100
2 किलोवाट, तो 2 किलोवाट यानी 2 गुणे 1000 वाट, और बटे भी का मान 230 गुणे आई पूछ ही रहा था, और कॉस फाई का मान दिया 0.7। देखिए यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर गुणा हो जाएगा, ये 0 से 0 0 0, ये 0 0 कट गया। अब यहाँ आई की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणे 1000 बटे 23 गुणे 6 गुणे 0.7। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2000 बटे 23 गुणे 4.2। ठीक, अब इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20.7 एम्पियर। तो आपका टोटल करंट आ गया 20.7 एम्पियर, यहाँ 20.4 दिया हुआ, ये सबसे करीबी आंसर है। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमें पूर्ण विश्वास होगा कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं BHPCL के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को और लेकर, जो परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप जरूर बनाएं, जरूर प्रैक्टिस करें ऐसे प्रश्नों पे, ये आपके परीक्षा में इस बार भी इसी टर्म में पूछे जाएंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।